हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अघोरियों के द्वारा सिद्ध की गई गुंगन मसानी की एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक कहानी, जिसे सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको रात को नींद तो नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं ये गुंगन मसानी की डरावनी कहानी। और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी, क्योंकि आज मैं आपको सबसे खतरनाक सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये ऐसी सिद्धि है जिसे सिर्फ कापालिक और अघोरी ही सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कोई छोटे मोटे अघोरी या कापालिक नहीं, बल्कि ऐसे अघोरी और कापालिक जिन्होंने 12 साल तक लगातार महाकाली की सेवा की हो। मैं जिस सिद्धि के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो सिद्धि बोल नहीं सकती, लेकिन जिस पर उस सिद्धि का वार किया जाता है वो व्यक्ति 30 दिन के अंदर बहुत ही गंदी तरीके से मारा जाता है। इस सिद्धि का नाम है गुंगन मसानी। हो सकता है कि मसानी के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन गुंगन मसानी और इसकी खतरनाक शक्तियों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि गुंगन मसानी होती क्या है। महाकाली, जो सभी महाविद्या में सर्वोपरि हैं, उनके अनेकों सेवकगण हैं, जैसे कि पिशाच, बेताल और भी बहुत कुछ। लेकिन जो सबसे बड़े सेवक हैं वो है योग माया और माता मदानन। माता मदानन की भी 360 सेविका हैं, जो हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं, और इन्हीं सेविकाओं को मसानी कहा जाता है। हर एक मसानी का काम अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि ठाकुर मसानी का काम घर से भूत प्रेत तंत्र विद्या जैसी नकारात्मक शक्ति को दूर रखना। यानी अगर किसी इंसान के घर में बहुत ज़्यादा जादू टोना किए जा रहे हैं या भूत प्रेत का साया है, तो उसके घर पर ठाकुर मसानी छोड़ सकते हैं, जिसके बाद ये मसानी घर की छत पर जाकर बैठ जाती है और घर के चारों तरफ ऐसा पहरा लगा देती है कि कोई भी तांत्रिक, भूत या पिशाच उस घेरे को तोड़ नहीं सकता। इसी तरह एक हार्ड मसानी भी है। अगर इसे किसी इंसान के पीछे लगा दिया जाए तो ये उस इंसान की एक एक हड्डी तोड़ कर रख देती है और इंसान 20 दिन के अंदर ही मर जाता है। इन मसानियों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मसानी है वो है गुंगन मसानी, और इसका भी एक विशेष काम होता है। इसकी साधना कोई महान अघोरी और कपालिक ही कर सकता है, जिसे महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त हो, और एक बार इस मसानी को चलाने के बाद उसे हटाने का काम भी महान अघोरी या कपालिक ही कर सकते हैं। गुंगन मसानी क्या करती है ये आप जरूर जानना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी इंसान के ऊपर इस गुंगन मसानी को छोड़ दिया जाए तो ये उस इंसान को बदतर मौत देती है और उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से सड़ा देती है। उसके शरीर का मांस गल जाता है, उसके आसपास से भयानक बदबू आती है और वो इंसान सूख कर कांटा हो जाता है और 30 दिन के अंदर ही मर जाता है, क्योंकि गुंगन मसानी की अवधि 30 दिनों की होती है और ये गुंगन मसानी शमशान में निवास करती है, लेकिन किसी ऐसे वैसे मसान में नहीं। ये सिर्फ सिद्ध मसानों में ही निवास करती है, जैसे कि हरिश्चंद्र घाट, बनारस का मणिकर्णिका घाट, कलकत्ता का काली घाट और नासिक का त्र्यंबकेश्वर घाट। इसकी साधना इन्हीं सिद्ध घाटों में हो सकती है, क्योंकि गुंगन मसानी का निवास स्थान ऐसा मसान होता है जो कि 50 से 60 साल पुराना हो और वहाँ रोज शव जलाए गए हों। ये बात है साल 1995 की, जब विक्रम अपनी पत्नी रचना, बहन यशिका और 3 साल के बेटे शिवम के साथ मुंबई में रहा करता था। मुंबई में विक्रम एक मेडिकल स्टोर में काम करता था, लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में वो अपना खर्च बड़ी मुश्किल से निकाल पाता था। वो लोग वहाँ भी किराए के मकान में रहा करते थे। विक्रम ने अपने दोस्तों से पिछले महीने कुछ जरूरी खर्चों के नाम से उधार ले रखा था और अब उसके दोस्त उसे पैसे वापस करने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे।
विक्रम बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बच्चे की देख रेख करनी थी, उसकी पत्नी रचना भी बीमार रहने लगी थी, घर का 2 महीने का किराया बचा था और बहन यशिका की शादी की चिंता भी उसे खाए जा रही थी। मेडिकल स्टोर में उसे जितने पैसे मिलते थे वो सारा ही घर खर्च में चला जाता था। ऐसे में बीमारी का खर्चा निकालना और पैसे बचाकर कर्ज लौटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बारिश का मौसम था, विक्रम के पास गाड़ी भी नहीं थी। वो भारी बारिश में एक छाता लिए हुए अपने घर जा रहा था। उसके जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ऑटो ले सके। बारिश की तेज आवाज़, बिजली की कड़क और बादलों का जोर से गरजना उसके मन में डर पैदा कर रही थी। वो लगभग भीग गया था क्योंकि तेज हवा की वजह से वो ठीक से छाता भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा शिवम यशिका की गोद में सोया हुआ है। उसे देखकर उसने हल्की सी मुस्कान दी। तभी रचना आई और उसने कहा, अरे आपने बड़ी देर कर दी, भीग भी गए हैं आप, जाइए जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। तो विक्रम ने कहा, हाँ बदल ले रहा हूँ, तुम जाके खाना परोसो। विक्रम तुरंत कपड़े बदलने चला गया। फिर थोड़ी ही देर में वापस आकर वो खाना खाने बैठा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तो विक्रम बोला, इतनी रात को भारी बारिश में कौन आया है, जरा देखो तो। रचना ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने 3-4 लोग रेनकोट पहने हुए खड़े थे। उन्हें देखकर रचना डर गई। तभी एक आदमी रचना को धक्का देते हुए अंदर घुस गया और बोला, हमारे पैसे खाकर आराम से यहाँ खाना हजम कर रहा है, अरे शर्म नहीं आ रही तुझे। विक्रम उठ खड़ा हुआ और बोला, भाई संजीव, मेरी बात का विश्वास करो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जल्द ही पैसे वापस कर दूंगा, बस थोड़ा सा समय दो मुझे। संजीव बोला, पिछले 1 महीने से यही सुन रहा हूं मैं, मेरे पैसे खाने की सोचना भी मत तू, वरना ऐसा हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। अभी के अभी पैसे दे, वरना तेरे घर का सामान लेकर चला जाऊंगा मैं। तो विक्रम ने कहा, अरे नहीं भाई, प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में पैसे दे दूंगा, अगले हफ्ते में तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा, प्लीज कुछ मत ले जाओ यार। तो संजीव ने कहा, ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ता दे रहा हूं, इसके बाद 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा मैं, समझा ना। संजीव गुस्से में था, सब उसे देखकर डर गए थे। जब संजीव वहां से चला गया तब यशिका ने कहा, भैया कहां से दोगे इतना पैसा, आपने ऐसे लोगों से पैसा लिया ही क्यों। तो विक्रम ने कहा, अरे क्या करता बहन, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, इलाज के लिए तो पैसे लेने ही थे ना, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। विक्रम के सर पर बहुत बड़ा बोझ था कर्ज का। वो पूरे हफ्ते पैसे का इंतजाम करने में लगा हुआ था, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद भी उससे उधार की रकम जमा नहीं हो पाई। संजीव पैसे लेने के लिए आने ही वाला था, इसलिए डर के मारे विक्रम ने फैसला लिया कि वो लोग तुरंत घर छोड़कर चले जाएंगे और जब पैसे जमा हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। इसके बाद उन लोगों ने ऐसा ही किया। विक्रम अपने परिवार के साथ कलकत्ता जाने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद संजीव पैसे लेने के लिए उसके घर पहुंचा और ये देखकर चौंक गया कि विक्रम के घर पर ताला लगा हुआ है। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। संजीव ने कहा, जिस दिन वो मेरे सामने आया ना, उस दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। विक्रम और उसका परिवार रात होते तक अपने नए घर में पहुंच गए। उनका नया घर बड़ी ही सुनसान जगह पर था। आसपास दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। तो रचना ने पूछा, अरे आपने ये घर किराए पर लिया है ना। तो विक्रम ने कहा, हाँ, क्या हुआ बोलो। रचना ने कहा, अरे यहाँ पर बड़ा ही सन्नाटा है, कोई घर भी नहीं है आसपास। तो विक्रम ने कहा, अरे हाँ, मैंने इसके बारे में पता किया था। दरअसल सामने में शमशान होने की वजह से कोई इस घर को खरीदना नहीं चाहता है और न ही किराए पर लेता है, इसलिए मुझे ये घर बहुत ही सस्ते में मिल गया, इसलिए मैंने ये घर किराए पर ले लिया। तुम्हें पता है, हमारे पहले वाले घर से भी काफी सस्ते में मिला ये घर। तो यशिका ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, यहाँ हमें कोई पहचानेगा भी नहीं, चलो अंदर चलते हैं। सब लोग घर के अंदर जा ही रहे थे कि अचानक शिवम किसी चीज को देखने लगा।
रचना ने उसकी ओर देखा और फिर उस दिशा में देखा जहां शिवम की नजर थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उनकी तरफ देख रहा हो, लेकिन उसे सामने कुछ नहीं दिखाई दिया। उसी समय शिवम रोने लगा और रचना उसे चुप कराते हुए घर के अंदर चली गई। जब सब लोगों ने घर की हालत देखी तो सब दंग रह गए। हर एक चीज इधर से उधर पड़ी हुई थी। काफी समय से वहां कोई नहीं रह रहा था, इसलिए हर तरफ जाले लगे हुए थे। चूहों की आवाज आ रही थी। जमीन पर सूखे पत्ते बिछे हुए थे। तो यशिका ने कहा, इतना बड़ा घर है ये, इतने सस्ते में मिल गया, बड़ी अजीब बात है, लेकिन पहले हमें सफाई करनी पड़ेगी। तो विक्रम ने कहा, अरे ठीक है, मैं कल किसी को बुलवाकर सफाई करवा दूंगा, अभी के लिए चलो कमरे में चलते हैं। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे की भी वैसी ही गंदी हालत थी। उन्होंने पहले अपने कमरे की थोड़ी सफाई की और फिर सोने की तैयारी करने लगे। रचना अपने कमरे की खिड़की से कुछ कूड़ा बाहर की तरफ फेंक ही रही थी, तभी उसे सामने शमशान की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज किसी के बच्चे की रोने की थी। तो विक्रम ने पूछा, क्या हुआ रचना? तो रचना ने कहा, जी सामने से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तो विक्रम ने कहा, नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, लगता तुम्हें गलतफहमी हो रही है, चलो सो जाओ, कल मुझे काम भी ढूंढने जाना पड़ेगा। रचना ने एक बार फिर से मसान की ओर देखा, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर वो सोने के लिए चली गई। रात भर शमशान से कुत्तों और उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे रचना, विक्रम और यशिका ठीक से सो नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे रात बिताने के बाद अगली सुबह विक्रम ने पहले घर की सफाई कराई और फिर नाश्ता करके काम ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे गए थोड़ा ही समय हुआ था कि उनके घर पर कोई आया। रचना ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने काले कपड़े पहने, लंबे बालों वाला, गले में कपाल पहने हुए, हाथ में एक झोली लिए, बड़ी आंखों वाला आदमी खड़ा हुआ है। रचना थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि विक्रम घर पर नहीं था और वो वहां नई भी थी। रचना ने घबराते हुए पूछा, जी क्या चाहिए बाबा? उस आदमी ने कुछ कहा नहीं, बल्कि घर के अंदर देखने लगा। तो रचना ने कहा, जी क्या देख रहे हैं आप? उस आदमी ने कहा, कपालिक हूं मैं, मुझे भिक्षा चाहिए। तो रचना ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। रचना अंदर चली गई। फिर वो कपालिक घर के अंदर ताका झाकी करने लगा। घर की हर एक चीज को वो बड़े गौर से देख रहा था। तभी रचना कुछ अनाज लेकर आई और उस कपालिक के झोले में डाल दिया। कपालिक ने भारी आवाज में पूछा, घर में कौन कौन है? रचना थोड़ा घबरा रही थी, इसलिए उसने कहा, जी वो मेरे पति और उनकी बहन है। कपालिक ने आखिरी बार घर के अंदर झांका और कहा, कोई छोटा बच्चा भी है ना? तो रचना ने हिचकिचाते हुए कहा, जी हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? कपालिक ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। ये बोलकर वो सीधे शमशान की तरफ चल दिया। रचना ने दरवाजा बंद कर लिया और अपने कामों में लग गई। रात को फिर जब विक्रम घर वापस आया तो रचना ने उसे उस कपालिक के बारे में बताया। विक्रम को कपालिक में कोई गड़बड़ ही नजर नहीं आई। उसने सोचा कि वो यूं ही सवाल पूछ रहा होगा। फिर रात को जब सब लोग सो रहे थे तो रचना को फिर से खिड़की की ओर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। रचना उठ गई और खिड़की खोलकर बाहर देखा। शमशान की तरफ से फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। रचना वही खिड़की के पास खड़ी रही और शमशान की तरफ देखती रही। कुछ समय बाद बच्चे की रोने की आवाज आनी बंद हो गई और उसने मसान की ओर से एक कुत्ते को आते हुए देखा, जिसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। रचना उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। रचना ने सोचा, हमेशा मसान की ओर से बच्चे की रोने की आवाज क्यों आती है? रचना ने सोचा कि वो इस बारे में विक्रम से बात करेगी। फिर अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसे पता चला कि विक्रम जल्दी उठकर काम की तलाश में चला गया है। वो उदास हो गई क्योंकि उसे मसान के बारे में उसे सब कुछ बताना था। उस दिन विक्रम देर रात को घर आया और उसने रचना को बताया कि उसे एक किराने की दुकान में स्टाफ की नौकरी मिल गई है। रचना और यशिका को इससे बड़ी राहत मिली और इस खुशी में रचना मसान के बारे में भूल ही गई। पर रात को अचानक उसकी नींद खुल गई और सबसे पहले उसका ध्यान मसान की ओर ही गया। रचना ने सोचा कि एक बार वो खिड़की के बाहर झांक कर देख ले और उसने ऐसा ही किया।
वो धीरे धीरे खिड़की के पास गई और खिड़की खोली। खिड़की ने खुलते समय एक अजीब सी आवाज की। फिर जैसे ही रचना ने सामने की ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने देखा कि मसान के ठीक आगे वो कपालिक खड़ा हुआ है, जो कि रचना की ओर ही देख रहा था। उसके चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान थी। बाहर का सन्नाटा बड़ा ही खौफनाक था और ऊपर से वो कपालिक बहुत ही भयानक लग रहा था। रचना ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और जाके पलंग पर लेट गई। उसने कहा, कल तो इनसे पक्का बात करूंगी मैं, बड़ा ही अजीब आदमी है वो। उस रात रचना को बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगले दिन विक्रम काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और रचना उसे मसान और कपालिक की सारी बातें बता रही थी। विक्रम ने सारी बातें सुनी और फिर कहा, अरे रचना, लेकिन मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी है मसान से, और कपालिक दिखने में डरावने तो होते ही हैं, लेकिन बेवजह वो किसी को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना, और हाँ, यशिका के साथ ही रहना। ये बोलकर विक्रम तो वहां से चला गया, लेकिन रचना बड़ी ही परेशान थी। उसके जाने के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और रचना ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कपालिक फिर से आ गया है। रचना ने कहा, जी क्या चाहिए आपको? कपालिक ने अपनी झोली फैला दी। रचना को ये ठीक नहीं लगा कि कोई दरवाजे से खाली हाथ जाए, इसलिए वो चावल लेकर आई और उसके झोली में डाल दिया। कपालिक ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? काफी समय से ये घर खाली था। रचना ने कहा, जी बस यूं ही। कपालिक फिर से ताका झाकी करने लगा और फिर चला गया। रचना ने कहा, अब तो मैं दरवाजा भी नहीं खोलने वाली, बहुत ही अजीब है ये कहकर वो अंदर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हर 3 से 4 दिन में रचना को मसान से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती थी, लेकिन उसके अलावा और कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। विक्रम का काम भी अच्छा चल रहा था। किराने की दुकान पर उसे अच्छी खासी पगार भी मिल जाती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन रचना विक्रम पर भड़क गई, क्योंकि वो कपालिक वाली बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। तो रचना ने कहा, मैं कब से कह रही हूँ, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे वो कपालिक हमारे घर में ताका झाकी करता रहता है, आप दिन भर तो घर से बाहर रहते हैं। अगर ऐसे में उसने हमारे साथ कुछ कर दिया तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? तो विक्रम ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि मसान का मामला क्या है। ये बोलकर विक्रम शमशान जाने के लिए निकल गया। जब विक्रम शमशान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ मांस के टुकड़े और हड्डियां नजर आईं, लेकिन उसने सोचा कि मसान में हड्डियां मांस मिलना तो आम सी बात है, और वो धीरे धीरे सीधे चलता चला गया। फिर जब ठीक मसान में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर 2-3 चिताएं जल रही हैं, लेकिन आसपास परिवार का कोई सदस्य नहीं है। जब उसने चारों ओर घूमकर देखा तो उसे कोई भी नहीं मिला और वो कपालिक भी वहां पर नहीं था। विक्रम कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा और जब काफी समय तक कपालिक नहीं आया तो वो वापस जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो मसान की भूमि से बाहर कदम रखने वाला था, वैसे ही उसे मसान से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी और वो रुक गया। वो आवाज कुछ ऐसी थी मानो कोई किसी चीज को अपने नाखून से खरोच रहा हो। फिर उसे किसी की चीख सुनाई दी और वो डर के मारे कांपने लगा। मसान की ओर जाने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई, लेकिन उसे जानना था कि वहां हो क्या रहा है, इसलिए वो कांपते हुए पैरों के साथ मसान की ओर गया। जब वो वापस वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसने देखा कि काले कपड़े पहने हुए लाल आंखों वाला एक डरावना शख्स मसान की भूमि पर बैठा हुआ है और उसके सामने जल रही आग से लोहे की एक रॉड को गर्म करके अपने ही शरीर को उससे जला रहा है और जोर जोर से चीख रहा है। विक्रम ने अपने पूरे जीवन में इस तरह का पागलपन नहीं देखा था, लेकिन उस कपालिक के लिए ये पागलपन नहीं बल्कि साधना थी। कपालिक की नजर सीधे विक्रम पर गई और अचानक से उसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। कपालिक ने कहा, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। विक्रम अपनी जगह पर ही जम सा गया था, उसके पांव कांप रहे थे। कपालिक ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो विक्रम ने कहा, जी आप कौन हैं? कपालिक ने कहा,
कपाल धारण करने वाला कपालिक हूं मैं। तभी विक्रम ने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि उस कपालिक के पास में बहुत सारे कपाल पड़े हुए हैं जिनमें खून भरा हुआ है। कपालिक की नज़र विक्रम पर ही थी और फिर उसने विक्रम को और ज़्यादा डराने के लिए कपाल में भरा हुआ खून एक ही घूंट में पी लिया, जिसे देखकर विक्रम को घिन आने लगी। तो विक्रम ने डरते हुए पूछा, जी आप बार बार हमारे घर पर क्यों आते हैं और यहाँ से हमेशा रोने की आवाज़ क्यों आती है? तो कपालिक ने कहा, ये मसान है और हर दिन किसी न किसी का शव जलता है यहाँ। अब परिवार वाले रोएंगे नहीं तो कौन रोएगा? मैं कपालिक हूँ, भिक्षा मांग कर रहता हूँ। तुम्हारा घर मसान के पास है तो वहाँ आ जाया करता हूँ। विक्रम को उसकी बातें सही लगी तो उसने कहा, माफ़ कीजिएगा बाबा, दरअसल मेरी पत्नी डर गई थी इसलिए मैंने ये सब पूछा। तो कपालिक ने कहा, कोई बात नहीं। विक्रम फिर वहाँ से जाने वाला था कि तभी कपालिक ने कहा, अभी अभी यहाँ आए हो ना तुम? तो विक्रम ने कहा, जी हाँ, मैं इस शहर में नया हूँ। तो कपालिक ने कहा, नया घर है, गृह शांति पूजा कराई तुमने? तो विक्रम ने कहा, जी नहीं बाबा, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गृह प्रवेश की पूजा करा सकूं, और वैसे भी हम कुछ दिनों के लिए ही आए हैं। तो कपालिक ने कहा, अगर पूजा नहीं तो कम से कम भोज ही करा दो। ब्राह्मण, पंडित या साधक के कदम घर पर पड़ेंगे तो समृद्धि आएगी। विक्रम को ये बात भी ठीक लगी तो उसने सोचा कि एक वक्त का खाना ही तो खिलाना है, इसलिए उसने कहा, अच्छा तो क्या आप आएंगे हमारे यहाँ? मैं और किसी को जानता नहीं हूँ बाबा यहाँ पर। कपालिक हंसने लगा और बोला, क्यों नहीं, कल मैं जरूर आऊँगा। विक्रम ने कहा, धन्यवाद बाबा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। फिर विक्रम अपने घर लौट गया और कपालिक के चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान आ गई। विक्रम ने घर आकर रचना को सारी बातें बताई और रचना ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, उस अजीब से आदमी को देखकर ही मुझे डर लगता है और अब आप चाहते हैं कि मैं उसे भोज कराऊं? हरगिज नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा। तो विक्रम ने कहा, अरे देखो, तुम उन्हें गलत समझ रही हो, वो तो हमारा भला सोच रहे हैं। वैसे भी कल मैं तो घर पर ही रहूंगा, चिंता मत करो। रचना को फिर भी ये ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन दोपहर को वो कपालिक विक्रम के घर आ गया। उस समय यशिका और शिवम भी वहीं पर थे। कपालिक की नज़र यशिका पर गई और एक ही नज़र में वो उसे पसंद करने लगा। फिर उस कपालिक ने शिवम की ओर देखा और उसे एक खूनी मुस्कान दिखाई, जिससे शिवम रोने लगा। रचना उसे वहां से लेकर कमरे में चली गई। विक्रम और यशिका ने कपालिक को भोज कराया और भोज के बाद कपालिक ने कहा, बेटा, भोज के बाद दक्षिणा देना भी शुभ होता है। तो विक्रम ने कहा, बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मांग लीजिए, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से जरूर दूंगा। तो कपालिक ने कहा, पहले वादा करो कि मेरी बात टालोगे नहीं। तो विक्रम ने कहा, अरे बाबा, मैंने कह दिया ना कि अगर मैं कर सकता हूं तो जरूर करूंगा, वादा है मेरा। तो कपालिक ने यशिका की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूं ताकि मैं उसे भैरवी बना सकूं। विक्रम और यशिका के होश ही उड़ गए। तो यशिका ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, भैया इन्हें अभी यहाँ से जाने के लिए बोलो। तो कपालिक ने कहा, अरे मूर्ख लड़की, मोक्ष प्राप्त होगा तुझे। तो विक्रम ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता बाबा, आप यहाँ से जाइए। तो कपालिक ने कहा, मेरा अपमान है ये। तो विक्रम ने कहा, अरे बाबा, आपने बात ही ऐसी कही है, आप ऐसे कैसे किसी की बहन को मांग सकते हैं, जाइए यहाँ से। तो कपालिक ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहन नहीं तो बेटा ही दे दो। विक्रम ने गुस्से में कहा, अरे दिमाग उमाग खराब है क्या आपका? तो कपालिक ने कहा, अरे तेरे बेटे को एक महान साधक बनाऊंगा, जिंदगी बन जाएगी उसकी। तो विक्रम ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से तुम। अरे रचना सही कह रही थी कि तुम बहुत ही अजीब हो। कपालिक ने कहा, अपने बेटे को देकर तुम दुनिया भर की शोहरत हासिल कर सकते हो, उधार में डूबे हुए हो ना, सब जानता हूं मैं। तुम अपनी बहन या बेटे को मुझे दे दो
और बदले में मैं तुम्हें शोहरत हासिल करने का उपाय बताऊंगा। तो विक्रम ने कहा, अरे निकल यहाँ से, नहीं चाहिए ऐसी शोहरत, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। ये सुनकर कापालिक को बड़ा गुस्सा आया और वो जबरदस्ती यशिका का हाथ पकड़कर बोला, इसे तो भैरवी बना कर रहूंगा मैं, खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। 2 विकल्प दिए थे मैंने तुझे, लेकिन तुझे कुछ भी रास नहीं आया। अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। वो कापालिक यशिका को खींचकर ले जाने लगा और यशिका चिल्लाती रही। तभी विक्रम ने उस कापालिक को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मुंह पर जड़ दिया और कहा, बेशरम, खुद को साधक बुलाता है और सुख शांति लाने के नाम पर ऐसी वैसी दक्षिणा मांगता है। निकल यहाँ से, वरना मार मार कर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। कापालिक ने कहा, तूने मेरा अपमान करके ठीक नहीं किया, तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। इतनी बुरी हालत बनाऊंगा तेरी कि खुद से घिन आने लगेगी तुझे। विक्रम ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। कापालिक को बड़ा अपमान महसूस हुआ, लेकिन उस समय वो बिना कुछ करे चला गया। उसके जाने के बाद जब रचना को उसकी मांग के बारे में पता चला तो वो शिवम के लिए घबरा गई और बोली, कहीं वो शिवम को नुकसान न पहुंचाए। वैसे भी मसान से बच्चे की रोने की आवाज सुनी है मैंने। तो विक्रम ने कहा, अरे तुम परेशान मत हो, वो बस डराने के लिए सब बोल रहा था, कुछ नहीं करेगा वो, चिंता मत करो। फिर सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। रचना को मसान से आवाजें भी सुनाई देनी बंद हो गई थी और वो कापालिक भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर सबको लगा कि शायद वो कापालिक शर्मिंदा होकर कहीं चला गया होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कापालिक उनकी बर्बादी की तैयारी कर रहा है, और वो भी ऐसा कुछ जिसका काट करना बेहद मुश्किल है। कापालिक वाली बात को गुजरे लगभग 1 महीने बीत गए थे और सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन जब यशिका सोकर उठी तो उसका पूरा शरीर सुस्त पड़ गया था और वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी। तो रचना ने कहा, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, अचानक क्या हो गया तुम्हें? तो यशिका ने कहा, पता नहीं भाभी, बहुत ही दर्द हो रहा है शरीर में, कमजोरी सी लग रही है। तो रचना ने कहा, चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। फिर रचना शिवम को लेकर उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। विक्रम उस समय घर पर नहीं था। जब डॉक्टर ने यशिका को चेक किया तो उन्हें भी परेशानी की वजह समझ नहीं आई, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। डॉक्टर ने अपने अनुसार दवाई लिखकर दे दी और फिर रचना और यशिका घर वापस आ गए। रचना ने यशिका को खाना परोस कर दिया, लेकिन एक निवाला लेते ही यशिका को अचानक से खून की उल्टी हो गई, जिसे देखकर रचना के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। यशिका को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। ये देखकर रचना डर गई और उसने तुरंत विक्रम को इस बारे में खबर की। विक्रम भागते हुए घर आया और यशिका को वापस अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने अच्छे से यशिका का चेकअप किया और सब लोग रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगे। और जब रिपोर्ट आई तो सबको हैरान कर देने वाली बात सामने आई। डॉक्टर ने कहा, बड़ी अजीब बात है, खून की उल्टी होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इनकी रिपोर्ट में तब तक सब कुछ नॉर्मल ही आया है। विक्रम ने कहा, आपने अच्छे से चेक किया है ना डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर ने कहा, अरे हाँ, सब कुछ ठीक है। यशिका की बीमारी किसी को समझ नहीं आई, इसलिए वो लोग घर वापस आ गए। यशिका का पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा था और उसकी हालत बड़ी गंभीर नजर आ रही थी। वो इसी तरह 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। विक्रम उसके लिए कई तरह की दवाइयां लेकर आया, लेकिन किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह 1 हफ्ता निकल गया और यशिका की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। रचना और विक्रम उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन वहाँ की रिपोर्ट में भी सब कुछ नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो यशिका को अस्पताल में भर्ती कर दे, लेकिन उस अस्पताल का खर्चा बहुत ही ज़्यादा था और इसलिए विक्रम उसे भर्ती नहीं कर पाया। वो लोग घर आ गए। उसी रात की बात है जब विक्रम यशिका के बारे में सोच सोच कर सो नहीं पा रहा था, तभी उसके कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ आई और वो हैरान हो गया। उसे याद आया कि रचना को भी ऐसी ही आवाज़ सुनाई दी थी। खिड़की से देखने के बजाय विक्रम सीधे घर के बाहर आया और मसान की तरफ जाने लगा।
रास्ते में उसे खून के धब्बे मिले। ये देखकर वो घबरा गया था। जब वो उसी जगह पर पहुंचा जहां पर कपालिक साधना करता था, तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पसीने छूट गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि कपालिक की गोद में एक छोटे से बच्चे की कटी हुई मुंडी पड़ी है और उस बच्चे का कटा फटा शरीर नीचे पड़ा हुआ है। वो कपालिक उस बच्चे के शरीर के खून को कपाल में इकट्ठा कर रहा था और खून को इकट्ठा करने के बाद उसने बच्चे की मुंडी को आग में झोंक दिया। विक्रम को तब समझ आया कि रचना को बच्चे की रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी और कपालिक शिवम को दक्षिणा के रूप में क्यों मांग रहा था, ताकि वो अपनी साधना के लिए शिवम की बलि दे सके। वहीं पर एक कुत्ता भी आ गया जिसे कपालिक ने बच्चे के शरीर का एक मांस का टुकड़ा दिया और वो कुत्ता उसे लेकर वापस से चला गया। फिर बच्चे के बचे हुए शव को कपालिक ने जला दिया। विक्रम की सांसें तेज हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और डर के मारे वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे होश आया और उसने खुद को मसान में ही पाया। रात का मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया और वो कांपने लगा। डर के मारे उसे बुखार चढ़ गया था। वो जैसे तैसे उठा और भागकर घर आया। रचना उसे देखकर हैरान हो गई। उसने विक्रम की हालत देखी और पूछा, आपको क्या हो गया जी? आप ऐसे डरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? लेकिन विक्रम कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रचना उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने विक्रम को पानी दिया और कहा, बताइए ना जी, क्या हुआ? विक्रम के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। फिर उसने पूरी बात उसे बताई और रचना के पैरों तले जमीन भी खिसक गई। तो रचना ने कहा, वो बहुत ही खतरनाक है, शिवम को कुछ हो गया तो विक्रम ने कहा, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे हम, कल सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे, अपना सामान बांधो। रचना भी उसकी बात से सहमत थी। तभी यशिका के कमरे से चीखने की आवाज आई। विक्रम और रचना उसके कमरे में गए तो दोनों ने देखा कि यशिका दर्द में तड़प रही है और उसका एक हाथ काला पड़ गया है। तो विक्रम ने कहा कि क्या हुआ यशिका, तू ठीक तो है ना? तो यशिका ने कहा, भैया मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। यशिका रोए जा रही थी। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यशिका को फिर से खून की उल्टी हो गई और वो वापस से बेहोश हो गई। विक्रम ने कहा, इसे अस्पताल में भर्ती कराना ही होगा। तो रचना ने कहा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे जी? तो विक्रम ने कहा, मैं अपने मालिक से बात करके देखता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दें। फिर विक्रम और रचना यशिका को अस्पताल ले गए और विक्रम ने अपने मालिक से फ़ोन पर बातें करके अपनी समस्या उसे बताई। उसका मालिक भला इंसान था, इसलिए उसने विक्रम की मदद करने के लिए हाँ कह दिया। विक्रम अपने मालिक से पैसे ले आया और यशिका को उसने भर्ती कर दिया। यशिका के पूरे शरीर का चेकअप किया गया। शुरुआत में तो कुछ पता नहीं चला। यशिका दिन ब दिन सूखती चली गई और उसके शरीर से बदबू भी आने लगी। डॉक्टर ने उसके पूरे शरीर का दोबारा से चेकअप किया और जब रिपोर्ट आई तो सबकी सांसें जैसे थम सी गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बहन का हाथ सड़ गया है, इसलिए बदबू आ रही है, हमें उसका हाथ काटना पड़ेगा, वरना पूरा शरीर गल जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। विक्रम के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रो रो कर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो डॉक्टर ने यशिका के हाथ काट दिए और यशिका की हालत ऐसे हो गई जैसे उसकी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। फिर करीब 10 दिन के बाद यशिका को घर लाया गया। उसने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, बस चुपचाप बैठी रहती थी। रचना के मन में अचानक से ये बात आ गई और उसने विक्रम से कहा, सुनते हैं जी, कहीं इन सब के पीछे उस कपालिक का हाथ तो नहीं? वो बहुत ही खतरनाक है, वो तंत्र विद्या जानता है, कुछ भी कर सकता है ना वो? तो विक्रम ने कहा, हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में, अब क्या करें हम? तो रचना ने कहा, कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सकता है, जो भी टोना वो कर रहा है उसका काट किसी के पास तो होगा। तो विक्रम ने कहा, लेकिन मैं यहाँ तो किसी को नहीं जानता, मालिक ही बता सकते हैं इस बारे में, तो मैं अभी जाकर बात करता हूँ उनसे। विक्रम वहाँ से अपने मालिक के पास गया और उसे सारी घटना सुनाई। उसके मालिक ने कहा, विक्रम,
कलकत्ता में जादू टोना, तंत्र विद्या, ये सब बहुत ही आम बात है। बहुत केस सुने हैं मैंने इस बारे में और उन्हें ठीक होते हुए भी देखा है। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बहन ठीक होगी या नहीं, लेकिन यहाँ के काली घाट में एक जाने माने अघोरी बैठते हैं जिनका नाम चरक है। उन्हें लोग आचार्य चरक कहा करते हैं। वो इस तरह की समस्या से निजात दिलाने का काम करते हैं। तुम उनसे जाकर मिलाओ। विक्रम ने अपने मालिक का शुक्रिया कहा और फिर वो सीधे काली घाट चला गया, जो कि एक सिद्ध शमशान था। जब विक्रम शमशान में पहुंचा तो उसने देखा कि एक अघोरी जल चुकी चिता की राख से हड्डियों को इकट्ठा कर रहा था। तो विक्रम ने कहा, महाराज, क्या आप ही आचार्य चरक हैं? उस अघोरी ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, हाँ, कहो क्या बात है। विक्रम ने सीधे उनके पैर पकड़ लिए और बोला, बाबा, मेरी मदद करो। मेरा परिवार संकट में है। पता नहीं कौन सी भयानक ताकत ने हम पर साया जमा लिया है। हम बहुत ही बड़ी समस्या में हैं बाबा। ये सुनकर चरक ने कहा, तुम शांत हो जाओ पहले और बताओ क्या बात है। विक्रम ने शुरुआत से सारी बात उसे बताई। चरक सारी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर आखिर में वो बोला, ठीक है, इस समस्या का निवारण तो तुम्हारे घर जाकर ही पता चलेगा। विक्रम ने कहा, तो चलिए ना बाबा, देर मत करिए, मेरी बहन नहीं तो मर जाएगी। ये सुनकर चरक ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों तुरंत घर आ गए। घर में कदम रखते ही चरक की नजर यशिका पर गई, जो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, और दूसरी तरफ रचना यशिका को खाना खिला रही थी। विक्रम ने कहा, बाबा, यही है मेरी बहन। यशिका और रचना ने चरक की ओर देखा। तभी यशिका को वापस से खून की उल्टी हो गई। सब बड़े डर गए। चरक उसके पास आया और उसने यशिका के माथे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। उसने पूछा, कौन है तू? किसने भेजा है तुझे? रचना और विक्रम हैरान हो गए थे। यशिका ने कुछ नहीं कहा। चरक ने और कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा और विक्रम को बोला, बड़ी खतरनाक मसानी है। तो विक्रम ने कहा, मसानी? ये क्या है बाबा? तो चरक ने कहा, इसके शरीर पर उस कपालिक ने गूंगन मसानी भेजी है, जो कभी कुछ बोलती नहीं है और कभी बताती नहीं है कि उसे किसने भेजा है और क्यों। बहुत ही खतरनाक होती है ये। धीरे धीरे पूरे शरीर को गला देती है। अभी हाथ कटे हैं, लेकिन अगर वो मसानी इसके शरीर से नहीं निकली तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। रचना ने कहा, बाबा, इसका कोई तो उपाय होगा। तो चरक ने कहा, माँ काली। ये मसानी सिर्फ महाकाली की आज्ञा मानती है। इसे सिर्फ महाकाली ही हटा सकती हैं। तो विक्रम ने कहा, तो कहिए ना बाबा, हम क्या करें? तो चरक ने कहा, कल रात को ठीक 10 बजे 7 प्रकार की मिठाइयाँ और चांदी की कटोरी लेकर मसान आ जाना अपनी बहन के साथ। बाकी सब मैं खुद कर लूँगा। चरक फिर वहाँ से चला गया। अगले दिन विक्रम ने रचना का मंगल सूत्र गिरवी रखकर चांदी की कटोरी खरीद ली और रात को यशिका के साथ मसान पहुंच गया। उस अघोरी ने उस समय तक महाकाली की पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। महाकाली की एक तस्वीर सामने रखी हुई थी। हवन की तैयारी हो गई थी। विक्रम ने यशिका को हवन के सामने बैठा दिया और 7 प्रकार की मिठाई चांदी की कटोरी में रख दी। चरक ने महाकाली की पूजा शुरू की और उन्हें भोग लगाया। करीब 4 घंटों तक महाकाली की पूजा हुई। चरक ने महाकाली से गूंगन मसानी को वापस भेजने की प्रार्थना की। चरक पिछले 12 सालों से महाकाली की सेवा करता था, इसलिए महाकाली उससे प्रसन्न थी। पूजा के बाद चरक ने यशिका को कहा, अपने पैरों के नीचे की मिट्टी एक कागज में बांध लो और उसे अपने सर पर 7 बार फेरो। यशिका ने ऐसा ही किया। फिर चरक ने कहा, अब चलो मेरे साथ। इसके बाद विक्रम और यशिका चरक के पीछे पीछे गए। चरक उन्हें खंडहर में लेकर गया, जहां पर एक कुआं था। वो कुआं कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। चरक ने कहा, अब उस मिट्टी को कागज के साथ ही इस कुएं में फेंक दो। यशिका ने काम कर दिया, जिसके बाद उसी समय उसे बहुत ही खुलापन महसूस होने लगा, मानो महाकाली की बात मानकर मसानी सचमुच उसे छोड़कर चली गई हो। यशिका ने कहा, भैया, अब मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। तो चरक ने कहा, महाकाली की कृपा है ये।
अब कोई परेशानी नहीं आएगी तुम्हारे पास। महाकाली तुम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो विक्रम ने कहा, धन्यवाद बाबा, हमारी बड़ी मदद की आपने। अब वो कपाली कुछ करेगा तो नहीं ना बाबा? चरक ने कुछ सोचा और कहा, जितनी भी मसानी होती हैं वो महाकाली के सेवक गण हैं। तुम रोज अपने घर में माँ काली की पूजा करना, कोई भी मसानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जाओ अब सुखी रहो। इसके बाद विक्रम और यशिका उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गए और उसके बाद हर दिन महाकाली की पूजा करने लगे। महाकाली की कृपा से फिर से कोई भी तंत्र विद्या उन पर भारी नहीं पड़ सकी और वो अपना जीवन शांति से बिताने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि ये बिल्कुल नए टॉपिक पर था। तो दोस्तों, प्लीज़ फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार सब्सक्राइब कर लेना और इसे शेयर करो जितना हो सके, और कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी टॉपिक पर स्टोरी सुनना चाहते हो। लेकिन हाँ, जैसे ये गूंगन मसानी बिल्कुल हट के टॉपिक है, तो उसी तरीके आप भी सजेस्ट कर सकते हो जो कि मतलब कॉमन ना हो, सबसे अलग हट के टॉपिक हो, तो उसके बारे में सर्च करना, उसके बारे में स्टोरी लिखना बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये गूंगन मसानी की अघोरियों के द्वारा सिद्ध की गई डरावनी कहानी आपको ये कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।